तो हम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें। जब इलेक्शन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जब इलेक्शन रिग किए जाते हैं, तो फिर रियासतों के अंदर जो है वो टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में टूट फूट का अमल बहुत हो चुका है। वक्त है इस मामले को बचाया जाए और हम बच सकते हैं इंतशार से, खुल्फशार से, तसादुम से। इस मुल्क में मकबूल सियासी क़यादत को या मार्शल लॉ के जरिए टारगेट किया जाता है या अदालती जबर और नजरिया ज़रूरत के तहत टारगेट किया जाता है। हमने 71 के सानहे से सबक क्यों नहीं सीखा? हम सबक क्यों नहीं सीखते? हम जाती ख्वाहिशात को हम क्यों गालिब आने देते हैं कौमी मुफादात के ऊपर? तो मैंने उनको कहा, साहब को मैंने कहा, नहीं, ये प्राइवेट माफी वाली बात नहीं है, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये काम हम क्यों करते हैं कि जब हम फारिग हो जाएं तो उसके बाद माफियां मांगनी पड़े या हम माशरे में जाने के काबिल ना रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक ने असम्बली में ऐसी छितरोल की कि पूरी कौम की आंखें खोल के रख दी। साद रफ़ीक ने कहा कि जब इलेक्शन रिग्ड किए जाते हैं, उनमें धांधली होती है तो मुल्क टूट जाया करते हैं। आपने 71 के सानहे से सबक क्यों नहीं सीखा? रिजर्व सीटें जिनका हक है उनके हवाले किया जाए और मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई नहीं बचा सकेगा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं कि जनाब अब भी वक्त है इस मामले को बचाया जाए और हम बच सकते हैं इंतशार से, खुल्फशार से, तसादुम से। हम में से कोई तसादुम नहीं चाहता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन आज़ादाना, गैर जानिबदाराना। हम नहीं चाहते कि हुकूमत के अगर हम ये नहीं चाहते कि अगर हम वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं तो हम इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें। जब इलेक्शन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जब इलेक्शन रिग किए जाते हैं, तो फिर रियासतों के अंदर जो है वो टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में टूट फूट का अमल बहुत हो चुका है। हमने अपने मुल्क को एक रखना है, मजबूत रखना है। हम नफरतों को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम बड़े अदब से, बड़ी लिजाजत से हम ये गुजारिश कर रहे हैं इस हाउस से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि वो इसका नोटिस लें हमारी इस्तदा का और कोशिश करें कि फुल कोर्ट इन तमाम मसाइल को हल फैसले के हवाले से। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालती तारीख हादसात, नाइंसाफ़ियों और ना हमवारियों से भरी पड़ी है। इस मुल्क में भुट्टो मरहूम का अदालती कत्ल किया गया। इस मुल्क में मकबूल सियासी क़यादत को या मार्शल लॉ के जरिए टारगेट किया जाता है या अदालती जबर और नजरिया ज़रूरत के तहत टारगेट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब हम गिलानी साहब की कैबिनेट से, उससे पहले की बात है, उन्हीं दिनों की बात है जब ये जजेस बाली तहरीक चली। आप पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें कहते रह गए कि थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन हम अदलिया की गैर जानिबदारी और आज़ादी के रोमांस में या रोमान में बहुत आगे निकल गए। मकसद क्या था? एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत से फैसला आता है या जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि यह तहरीक चलाने की क्या ज़रूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं। मैं खुद जेल में गया हूँ 2 बार, बहावलपुर जेल और मियाँ वाली जेल, इसी चक्कर में। मेरे रुफ़का भी गए। उसका नतीजा क्या निकला कि जज और जर्नैल मिलेंगे और इस बात तुम्हें अदालत के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद फिर खूब ज़दोकोब किया जाएगा। हम उस साइड पे बैठे थे, उधर से उठा के हमें जेलों में डाल दिया। हम में से किसने जेल नहीं काटी? हम रोए तो नहीं। हम जब जेलों से आते थे तो चीखें नहीं मारते थे। अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हम जेलों में बंद थे। चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी। उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था और ये एक शैतानी इताअत था। इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। एक शैतानी इताअत था, एक मुसल्लस कायम थी, हमने उसको भुगता। तो फैसला आया है। इस खराबी की बुनियाद मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इसकी बुनियाद वो गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर आइनी फैसला है। ये किस तरह का इंसाफ है? ये आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13-13, 14-14 बार जेल काट आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का भी कोई खौफ नहीं है किसी को।
तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं, यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई, अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि यह गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ गई है जो कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जो मशवरा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि हुक्म दिया गया, एक अदालती हुक्म था कि वजीर आजम का मतलब है वजीर आजम और कैबिनेट, उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस दिन बिलावल साहब ने भी यह बात की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज नहीं है? वहां कुछ और निज़ाम है, यहां कोई और, हमारे लिए हुक्म और है, अपने लिए मामला डिफरेंट है। ये नहीं चल सकता इस तरह, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते जनाब। एक ही मायार कायम किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे मुकदमात में सर्टन कुछ मखसूस लोग हैं, उनको बेंच में बिठा दिया जाता है और बाकियों को नहीं बैठने दिया जाता। मकबूल बाकिर साहब मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, उनके पास मेरा मुकदमा लग गया, मैं जेल में था, मेरी खुशकिस्मती लग गया, जमानत हो गई 1.5 साल बाद। उसके बाद पाबंदी लगा दी गई, कोई नैब का केस मकबूल बाकिर साहब के पास और मियां खेल साहब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो आजाद जज थे। ये हम सब के साथ यही कुछ किया। किसी को शर्म आई है कि कोई कभी एम्बैरस हुआ है? तो मैंने उनको कहा, साहब को मैंने कहा, नहीं ये प्राइवेट माफी वाली बात नहीं है, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ की है। तो ये काम हम क्यों करते हैं कि जब हम फारिग हो जाएं तो उसके बाद माफियां मांगनी पड़े, या हम माशरे में जाने के काबिल ना रहे। आइन हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम भी आइन पढ़े हुए हैं। हम यहाँ सारे जाहिल ही बैठे हुए गाँव में माजे, 40-40, 50-50 साल की स्टैंडिंग है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। हमें आइन की दस्तक पूरी सुनाई देती है। आइन की दस्तक सिर्फ ये नहीं कहती कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन की दस्तक ये कहती है कि गैर जानिबदार भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। तो जो पंजाब का हुक्मरान होगा और जो केपी का हुक्मरान होगा, वो कौमी असेंबली के और बाकी सूबों के इलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? हमने 71 के सानहे से सबक क्यों नहीं सीखा? हम सबक क्यों नहीं सीखते? हम जाती ख्वाहिशात को हम क्यों गालिब आने देते हैं कौमी मुफादात के ऊपर? और एक और बात है कि किनको पॉलिटिकली फारिग करने की कोशिश की जा रही है, या कोई ऐसी पार्टी है जो फारिग होगी इस तरीके से? ये कई बार गिरे हैं, कई बार कपड़े झाड़ के उठ जाते हैं, जख्मी होते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ये ना करें कि अदालत उज़्मा का वकार हर कीमत पे और उसकी अथॉरिटी वो बरकरार और बहाल रहनी चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि अदालतों का एहतराम बरकरार रहे, बहाल रहे, मगर हम ये भी चाहते हैं कि बड़ी अदालत छोटी अदालत के जो डोमेन है उसमें मदाखलत ना करे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। साद रफ़ीक ने असम्बली के अंदर खड़े होकर हक अदा कर दिया। साद रफ़ीक ने कहा कि इस मुल्क के बारे में सोचा जाए, इस मुल्क की अवाम के बारे में सोचा जाए। अवाम के मैंडेट पर जब जब डाका डाला गया या अवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया गया तो सख्त अवामी रद्दअमल देखने को मिला। अब भी वक्त है इस मुल्क को बचा लें और मुल्क के साथ इस तरह के कारनामे सर अंजाम देना बंद करें ताकि मुल्क की अवाम में आपकी कदर बढ़ सके।